क्या मधु और उसके परिवार को मिल पाई मदद? अस्पताल में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर मधु नींद में भी जोर-जोर से चीख रही थी? अस्पताल में पति अमित जीवन और मौत से जूझ रहा था, मगर ऐसा कोई नहीं था जो मधु की मदद को आगे आए। फिर एक दिन मधु मैक्स नोएडा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पागलों की तरह चक्कर लगा रही थी। तभी उसकी बड़ी ननद राधिका आकर बोली, मधु धीरज रखो, सब कुछ ठीक होगा। हम अमित को समय से अस्पताल ले आए हैं। मधु सुन रही थी पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। मधु और उसका छोटा सा परिवार पिछले 25 दिनों से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे कि चाहकर भी उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पहले कोरोना ने क्या उस पर कम कहर बरपाया था, जो अमित को ब्लैक फंगस ने भी दबोच लिया। मधु बैठे बैठे उबासियाँ ले रही थी। पिछले 25 दिनों से शायद ही कोई ऐसी रात हो जब वह ठीक से सोई हो। तभी मोबाइल की घंटी बजी। युग का फ़ोन था। मधु को मालूम था युग जब तक बात नहीं करेगा फ़ोन करता ही रहेगा। मधु के फ़ोन उठाते ही युग बोला, मम्मी पापा कैसे हैं? गरिमा मामी कह रही है वे जल्दी ही वापस आएंगे, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मधु आंसुओं को पीते हुए बोली, हाँ बेटा ज़रूर करेंगे। युग क्या क्या बोल रहा था, मधु को समझ नहीं आ रहा था। बस युग की आवाज़ से मधु को इतना समझ आ गया था कि गरिमा उसके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। गरिमा उसके छोटे भाई अनिकेत की पत्नी है। मधु मन ही मन सोच रही थी कि ये वही गरिमा है जिसे परेशान करने में मधु ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज मुसीबत के समय ये गरिमा ही है जो उसके बेटे युग को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई। उसकी खुद की छोटी बहन सोमी ने तो साफ साफ मना कर दिया था, दीदी मेरे खुद के 2 छोटे बच्चे हैं और फिर आप लोग अभी अभी कोरोना से बाहर निकले हो, आप युग को घर पर ही छोड़ दीजिए। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वे 5 वर्ष के युग को कहाँ और किसके सहारे छोड़े। तभी गरिमा के फ़ोन ने डूबते को तिनके का सहारा दिया। इस कोविड ने अपनों के चेहरे बेनकाब कर दिए थे। जिस ननद ने उससे हमेशा दूरी बना कर रखी थी, मुसीबत में वही अपनी परवाह करे बिना भागती हुई नागपुर से मेरठ आ गई थी। तभी राधिका बोली, मधु तुम अनिकेत के घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारे जीजा जी अनंत नागपुर से आ रहे हैं, हम दोनों यहाँ देख लेंगे, तुम भी तो कोविड से उठी हो। मधु रोते हुए बोली, और दीदी आप क्या थकी नहीं हैं? आप ना होती तो मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं यहीं रहूँगी दीदी, मैं युग का सामना नहीं कर पाऊँगी। आप और जीजा जी अनिकेत के घर चले जाओ, मैं रात में यहीं रुकना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से यह तय हुआ कि राधिका और अनंत पहले अनिकेत के घर जाएंगे और फिर थोड़ा आराम करके वापस हॉस्पिटल आ जाएंगे। तभी नर्स आई और मधु से बोली, मैडम इंजेक्शन का इंतज़ाम हो गया है क्या? मधु बोली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नर्स ने कहा, जल्दी करना मैडम, 50 इंजेक्शन लगेंगे और अभी बस 10 इंजेक्शन ही हैं हमारे पास। मधु कुछ ना बोली, बस शून्य में ताकने लगी। तभी वार्ड से अमित के दर्द से बिलबिलाने की आवाज़ आने लगी तो मधु दौड़ती हुई अंदर गई। अमित की हालत देखकर वह घबरा गई। रोने सी आवाज़ में बोली, बहुत दर्द हो रहा है क्या अमित? अमित बोला, मुझे शक्ति दे दो मधु, अब सहन नहीं होता। डॉक्टर बाहर निकलकर कहने लगे, देखिए इन इंजेक्शन में दर्द तो होगा ही, पर और कोई उपाय भी नहीं है। मधु ने कहा, डॉक्टर जी ठीक तो हो जाएंगे ना ये? डॉक्टर ने कहा, अगर समय से इंजेक्शन मिल गए तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मधु को भी बुखार सा महसूस हो रहा था। जब से कोविड हुआ है खुद का तो उसे होश ही नहीं था। बुखार रह रह कर लौट रहा था। बैठे बैठे ही मधु की आंख लग गई। तभी अचानक झटके से उसकी आंख खुली। राधिका मधु को खाना खाने के लिए आवाज़ दे रही थी। राधिका बोली, अनंत और अनिकेत इंजेक्शन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मैं और तुम रह लेंगे। फटाफट खाना खाकर पैरासीटामोल लेकर कुछ देर पैर सीधे कर लो। मधु जैसे तैसे मुंह में कोट डाल रही थी। तभी राधिका बोली,
युग के लिए तो हिम्मत रखनी होगी ना मधु, और अमित के लिए हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर कॉरिडोर में बहुत भयंकर माहौल था। लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कहीं से कराहने की आवाज़, कहीं से विलाप की, और कहीं से मौत की आहट आ रही थी। मधु को लग रहा था कि उसका दिमाग कभी भी फट जाएगा। पहले कोरोना की दवाइयों के लिए मारामारी, फिर ऑक्सीजन के लिए, और अब ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही है। कौन जिम्मेदार है, सरकार या हम लोग? कुछ लोग कहते हैं लोगों ने दवाइयों को ब्लैक करके रख लिया है ताकि महंगे दाम में बेच सकें, पर इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? क्या यह एक आम आदमी की लाचारी और लापरवाही का नतीजा है जो यह ब्लैक फंगस अब सिस्टम से निकलकर एक आम नागरिक पर हावी हो गया है? तभी राधिका आई और बोली, मधु, कल अनंत और अनिकेत शायद इंजेक्शन का इंतजाम कर दें, उनकी बात हो गई है। कल मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाकर कुछ कागज़ जमा करने होंगे और शायद फिर वाजिब दाम में भी इंजेक्शन मिल जाएगा। मधु ने राहत की सांस ली। ब्लैक में 4 इंजेक्शन की कीमत 40,000 थी। अभी तो मधु ने 10 इंजेक्शन के लिए 1 लाख दे दिए हैं, पर बाकी 50 इंजेक्शन का इंतजाम कैसे होगा? उसे नहीं पता था। वह मन ही मन अपने जेवरों की कीमत लगा रही थी, जो करीब 3 लाख होगी, और उसके पास घर के अलावा कुछ नहीं था। अब शायद 3 लाख में ही सब हो जाए, बस मधु यही सोच रही थी। मधु जब सुबह नहाने के लिए भाई भाभी के घर पहुंची तो युग को देखकर उसका मन धक से रह गया। उसका बेटा बुजुर्ग सा हो गया था, जो बार बार इतने सवाल पूछ रहा था। जल्दी से उल्टा सीधा पानी डालकर, राधिका के लिए चाय नाश्ता पैक करवाकर जब मधु जाने लगी तो अनिकेत बोला, दीदी, हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर डॉक्टर से बात करके फिर मजिस्ट्रेट के दफ्तर चले जाएंगे। डॉक्टर से लिखवाना ज़रूरी है कि ये इंजेक्शन अमित जीजू के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे रास्ते दोनों ही मधु की हिम्मत बंधवा रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बातचीत करके अमित को देखते हुए अनंत और अनिकेत राधिका के पास आए और बोले, बस अब कुछ भी हो जाए इंजेक्शन लेकर ही आएंगे। मधु मरी सी आवाज़ में बोली, मैं आप लोगों के पैसे एक बार अमित डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद लौटा दूंगी, फ़िलहाल अकाउंट खाली हो गया है। और फिर ज़ोर से रोने लगी। अनंत मधु के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, सूद समेत हम ले लेंगे, तुम बस अपना ध्यान रखो और टेंशन मत लो, हम लोग अभी हैं चिंता करने के लिए। पूरा दिन बीत गया, परंतु अनंत अनिकेत का कोई फ़ोन नहीं आया। मधु सोच रही थी कि फ़ोन इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वो इंजेक्शन लेकर ही आ रहे होंगे। रात के करीब 9 बजे थके कदमों से अनिकेत खाना लेकर आया और दिलासा देते हुए बोला, सब कागजी कार्रवाई हो गई है, परंतु अभी इंजेक्शन सरकार के पास नहीं है, शायद परसों तक आ जाएं। मधु बोली, अनिकेत, परसों तक के ही इंजेक्शन बचे हैं, तुम कुछ ब्लैक में इंतजाम कर लो, मैं घर भेज दूंगी। अनिकेत को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर एक दिन के इंजेक्शन का और इंतजाम हो गया। आज फिर अनिकेत और अनंत सरकारी हॉस्पिटल इंजेक्शन के लिए गए थे। मधु अमित का दर्द देख नहीं पा रही थी। आज 1 महीना हो गया था। मधु मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी थक चुकी थी कि उसे लग रहा था कि यह खेल कब तक चलेगा। वह मन ही मन अमित की मौत की कामना करने लगी थी। यह जिंदगी और मौत के बीच में चूहे बिल्ली का खेल अब उसकी सहन शक्ति से परे था। मधु को लग रहा था कि यह ब्लैक फंगस धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को निगल लेगा। तभी अनंत आया और राधिका से बोला, मैंने दिल्ली में अपनी मामी से बात करी है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, सरकार से कुछ उम्मीद करना ही हमारी गलती थी। मधु सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। अनंत फिर दबी आवाज़ में राधिका से कहने लगा, अनिकेत को भी बुखार आ गया है, वो आइसोलेटेड है, पर मैं सब संभाल लूँगा। अचानक मधु उठी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आप सब दूर चले जाओ, यह ब्लैक फंगस बीमारी नहीं काल है, सबको ख़त्म कर देगा। राधिका उसे जितना शांत करने की कोशिश करती वो दोगुने वेग से चिल्लाती। तभी डॉक्टर ने आकर मधु को इंजेक्शन लगाया। मधु नींद में भी बड़बड़ा रही थी, ये ब्लैक फंगस हमारे प्रजातंत्र की सच्ची तस्वीर है।
जहाँ पर बेईमानी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, रोज़ मरती हूँ और रोज़ जीती हूँ। राधिका मधु की यह हालत देखकर भावुक हो रही थी और अनंत के चेहरे पर भी चिंता की गहरी लकीरें खींची हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था यह ब्लैक फंगस मरीज के साथ साथ उसके पूरे परिवार से भी काले साए की तरह चिपक गया हो। इस ब्लैक फंगस ने मधु को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया। इस बीमारी ने उसके दिमाग में इतना गहरा असर किया कि वो पूरी तरह से पागल हो गई और दूसरी ओर इंजेक्शन ना मिलने के कारण अमित भी मर चुका था। मधु से अमित के मरने की खबर को छुपा दिया गया ताकि उसे कुछ ना हो जाए। बस अब एक युग ही बचा था, बिन माँ बाप का बच्चा, जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसके माँ पापा जल्दी ही ठीक होकर घर आ जाएंगे और फिर वो सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।